बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। प्रोग्राम के शुरू में एक दफ़ा फिर कहूँगा जनाब, ये मास्क है, बहुत मामूली सी चीज़ है लेकिन आपको बचा सकता है बहुत बड़े मसले से जो कि है कोरोना वायरस। आप वैक्सीनेट करवाइए, हुकूमत की बड़ी अच्छी काविश है, हर जगह हो रही है। अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आप रजिस्टर हो गए हैं तो खुद भी करवाइए, बुज़ुर्गों के लिए भी करवाइए, लेकिन मास्क का इस्तेमाल जारी रखिए। वैक्सीनेशन करने वाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप मास्क का इस्तेमाल छोड़ दें। मास्क पहने रखिए और समाजी फासला बरकरार रखिए। ये एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं टाइम एंड अगेन इस प्लेटफॉर्म से और जियो के प्लेटफॉर्म से हम सब करते रहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल बड़ा सादा सा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। वो कहते थी 3 जगह हमारी हुकूमत है, हम बड़े पॉपुलर हैं, हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और हमने बहुत अच्छा किया है इन 2.5 सालों के अंदर। वज़ीर आज़म को फ़ख्र है अपनी तमाम उन काविशों के ऊपर जो कि उन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर की हैं। वज़ीर आज़म का ये ख्याल है कि वो दुरुस्त समत में जा रहे हैं, उनके जो मुल्क जो परफॉर्मेंस है और मईशत भी दुरुस्त समत में है। लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन है उसका बयानिया ये है कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया पिछले 2.5 सालों के अंदर और कुछ पल्ले नहीं है। अवाम पिस गए हैं और बहुत बुरे हालात हैं। महंगाई ऑल टाइम हाई है। ये फैक्ट भी है कि एज़ वी स्पीक अब महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन अगर पिछले 6 महीने के अंदर देखा जाए तो इस वक्त जो फिगर्स आ रहे हैं ख़ास तौर पर फूड इन्फ्लेशन के हवाले से वो अलार्मिंग है, ये बात सबको पता है। लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है? हुकूमत का बयानिया एक है, वो ये कि आप जो शोर मचाते हैं कि हर इलेक्शन के बाद कि भाई धांधली हो गई, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारा मैंडेट चोरी हो गया, तो ऐसा कुछ कर लिया जाए जिससे कि फिर ये शकूक व शुबात रहे ना। जबकि अपोजिशन ये कहती है कि इन तमाम इस्लाहात की कोई ज़रूरत नहीं है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में होने वाले हर तरह के इंतखाबात के अंदर जो बैरूनी मदाखलत है उनको किसी तरह का कानून भी नहीं रोक सकता। आप जिस तरह मर्जी मशीन ले आएँ, वो मशीन के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे आपने देखा मुल्क की तारीख में पिछले कुछ दिनों में तारीखी धुंध भी पड़ी एक हलके के अंदर जहां बाई इलेक्शन होना था। बहरहाल इन बातों के ऊपर और इन बातों के हवाले से बात हो सकती है। और ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है लेकिन पे दर पे ये बाई इलेक्शंस क्यों लूज़ करती जा रही है, जबकि हुकूमती जमात के बारे में तो ये कहा जाता है कि हुकूमत अगर बाई इलेक्शन करवा रही है तो उसके लिए इंतखाब जीतना बड़ा आसान होता है क्योंकि आप बहुत कुछ दे सकते हैं लोगों को, बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं। इसकी क्या वजह है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। सेनेटर पलवशा खान साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए, और मलिक अहमद खान साहब MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी। सबसे पहले क्योंकि हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, फ़ारूक साहब देंगे भी, लेकिन मैं पलवशा भी आपसे स्टार्ट आज इसलिए करना चाहूँगा कि हुकूमत का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जितना शोर आप लोग डालते हैं कि चोरी हो गया, आप देखिए कराची की सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने कहा जी हमारे साथ 2 नंबरी हो गई, और इन्होंने ये एलेज किया कि जो भी कुछ हुआ है वो एट बिहेस्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध हुआ है, सिंध हुकूमत का बड़ा अमल दखल उसके अंदर यकीनी तौर पर होगा। इसी को दूर करने के लिए फ़ारूक हबीब साहब की जमात ने प्रपोज किया है कि मेजर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो लाए जाएँ ताकि ये शोर शराबा ख़त्म हो सके। आपको डर किस बात का है? और वो कहते हैं ना आप लोगों को साइंस की समझ है, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की समझ है, खामखा आप लोग बैठ के तज्जिए तबसरे देते रहते हैं, पता नहीं किस बात से डरते हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया मुनीब। बात असल ये है कि जो 2018 में हम और इलेक्शन की ट्रेलर जो है वो देख चुकी है, और जो धांधली का रिकॉर्ड, जो मदर ऑफ ऑल धांधली थी जो वहां हुई, और जिस तरीके से एक जदीद सिस्टम जिसपे अरबों रुपए खर्च किए गए नादरा की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसका जो है बैठ जाना और पूरे मुल्क में जो है एक हंगामा बर्पा होना, और उसके बाद आपको याद होगा, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगी, जो हुआ ये मामला जो है ये किसी मशीन के इंट्रोड्यूस करने से या किसी और चीज से रुकने वाले नहीं। इसके लिए एक बहुत स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो इस पूरे सिस्टम को जरूरत है, और अच्छा। उसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो आपको भी इल्म है, मुझे भी। अब मामला ये है कि अभी इस हुकूमत को शायद 3 साल पूरे होने वाले हैं,
और इस वक्त जो हम जिन हालात में घिरे हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं रखती कि सबसे पहले आपको अपनी रूह और जिस्म का रिश्ता जो है लोगों का वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है, और वो ही मुश्किल हुआ। अब इस वक्त आपने खुद चूंकि जिक्र कर दिया है, मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो कि हुकूमत का इदारा है उसके आपको मैं स्टेटिस्टिक्स पिछले एक साल की बताना चाहूंगी, अप्रैल 2020 से 21 तक, अप्रैल 2021 तक। अच्छा। चिकन जो है 93% बढ़ा, टमाटर 81% बढ़े, अंडे 42% बढ़े, गंदम इस दौरान 27%, इस माह में 100% बढ़ी जो 72 सालों में नहीं हुआ। ठीक है जी। दूध 20% बढ़ा। इसके अलावा रजाक दाऊद साहब जो इनके काबीना के मेंबर हैं वो कह चुके हैं हम महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे। शौकत अजीज साहब जो कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं कि जो शराइत जो है तय हुई थी IMF के साथ वो इंतहाई जालिमाना थी, और आज शायद जो हम ट्रांच वसूल कर चुके हैं 500 मिलियन की, उन शराइत पर भी हम जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो इज़हार कर रहे हैं। ठीक है। लिहाजा पता नहीं वहाँ क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त इस मुल्क में एक खौफनाक वबा है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन वही है जो लोग हमें जो है खैरात में दे रहे हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि भूटान जैसे मुल्क ने तकरीबन 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है, नेपाल जैसे मुल्क ने तकरीबन 50%। मतलब आप ये कहते हैं कि देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, प्रायोरिटी का हमें जरूरत नहीं है इस वक्त EVM की और इंतखाबी इस्लाहात की। हमें जरूरत है कि मुल्क के अंदर फूड इन्फ्लेशन कम हो, हमें जरूरत है कि इस वक्त मुल्क में लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। फेयर पॉइंट है। मैं जरा फारूक साहब के पास आ रहा हूं, लेकिन फारूक साहब के पास आने से पहले मलिक अहमद खान साहब, आप भी यही समझते हैं कि हुकूमत की प्रायोरिटी दुरुस्त नहीं है, जबकि इन दोनों बातों का ताल्लुक कोई नहीं। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कोरोना वायरस के हवाले से वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो गलत तो नहीं है ना कि इंतखाबी इस्लाहात भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये क्यों कहते हैं कि जी लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, आप EVM दे रहे हैं लोगों को? नहीं, देखिए यहाँ बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है, और मिसट्रस्ट की बेसिक रीजंस हैं, उनको गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत करने की जो आप इब्तदा देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कल एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, फवाद चौधरी साहब थे वज़ीर इत्तलात और उनके साथ डॉक्टर बाबर अवान थे जी। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाइये में जिस तरह से गुफ्तगू शुरू की, उन्होंने 2018 के पूरे इलेक्शन के ऊपर RO का इलेक्शन कह के, उसको एक धांधली ज़दा इलेक्शन कह के, उन पॉइंट्स पे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक 56 पॉइंट्स की एक जजमेंट आई, और धांधली के वो पॉइंट जिनके ऊपर इनका पूरा इसरार रहा और पूरी कैंपेन की इन्होंने गवर्नमेंट को डिसलॉन्च करने की, 2014 का धरना भी दिया, उन सारी बातों के दुरुस्त तस्लीम ना करते हुए भी जब हम ये कहते हैं कि अगर आपकी ख्वाहिश ये थी कि आपकी खातिर पूरा जो ट्रिब्यूनल्स का लॉ था उसको चेंज कर दिया जाए, और साथ ही ये कहा कि जी हम ये कहते हैं कि कोई पटिशन्स अगर इन्होंने कोर्ट्स में की, यानी हमारे लिए पटिशन्स हों और ड्यू प्रोसेस के साथ बात जाए, और उनके लिए वो हल्के खोल दिए जाएं और उसमें ड्यू प्रोसेस वाली बात भी ना हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा नुक्ता ये कि जब हम कहते हैं कि जी अगर RTS के फेलियर की हम बात करते हैं तो इलेक्शन पिटिशन में तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स जाते हैं, इलेक्टोरल फ्रॉड्स तो नहीं जाते इलेक्शन पिटिशंस के अंदर। मतलब हम कैसे जाके कह सकते हैं कि RTS का वो फेलियर था, कलेक्टिवली इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज का था, तो वो पिटिशन तो मेंटेनेबल ही नहीं होगी उन इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लॉ के मुताबिक जो इलेक्शन लॉज के। ठीक है। यानी वो तो एक अनोखा तरीका था धांधली करने का। अब मकसद ये है कि जब आप एक इब्तदाइया ही इस चीज़ से करेंगे कि पहले आप मुझे विलन पेंट करेंगे और उसके बाद आप मुझे कहेंगे कि मेरे साथ बातचीत के लिए बैठे, कैसे मुमकिन है? नंबर 1 ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा रवैये का मसला, एक दूसरा नहीं, और उसके साथ रवैये के साथ ये तो मैं आपको बुनियादी बात मैंने की ना कि जब आप एक अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आप बैड माउथ ना करेंगे, और आप खुद क्रिएशन, हमारा ये मानना है कि आप खुद एक इलेक्टोरल फ्रॉड की क्रिएशन है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आपके साथ क्या बातचीत है? क्या ये पॉसिबल है कि बात, यानी मैं और आप अभी बात करने लगे और मैं आपको पहले ही एक पॉइंट ऐसे से आपसे इब्तदाई करूं गुफ्तगू का कि नो मनीब हु आर यू, मैं क्या बात कर सकता हूं, ये इसको छोड़ें आगे की बात, और साथ ही फिर मैं आपको एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करूं, क्या आप आके मेरे साथ बातचीत करें बैठ के,
यानी यहाँ एक तरफ तो मैं आपका वजूद ही तस्लीम नहीं करता, ठीक हो गया, और फिर अगर आप उसके बाद अगर इसको लेकर भी चलना चाह रहे हैं तो आप किस अंदाज में लेकर चलना चाह रहे हैं। ठीक। सो एक रवैये का मसला है, साथ प्रायोरिटी का भी आप भी एग्री करेंगे परवेश खान साहब के कि ये जरूरत नहीं है इस वक्त। नहीं, देखिए इस वक्त जब एक इतनी इमरजेंट सिचुएशन है और आपके नेबरिंग कंट्री में एक हलाकत का समा है, ठीक है, और अल्लाह ताला माफ़ करें कि इस तरह की मुसीबत जहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हमारा ये ख्याल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, फोकस, एनर्जीज, कंसंट्रेशन, उनकी टोटल मीडिया अवेयरनेस के बारे में अगर कोई बात होनी चाहिए किसी जगह पे, तो वो इस वबा के मतलब होनी चाहिए। वो उसका हार्डली कहीं पे सेगमेंटाइज्ड है, कहीं कोई जिक्र भी है कि नहीं। ठीक। अच्छा फारूक साहब, एक तो ये कि आप लोगों का रवैया बड़ा खराब है, आप बात शुरू करते हैं कि फलाना चोर, फलाना डकैत, फलाना जिस तरह इन्होंने कहा जी विलन पेंट करते हैं। साथ मलिक अहमद खान साहब ने कहा आप लोग खुद एक इलेक्टोरल फ्रॉड की वजह से आज बैठे हुए हैं हुकूमत में। साथ ही आप लोग इस रवैये के साथ और इस ऑडेसिटी के साथ आप एक्सटेंड करते हैं कि जी आए जरा इंतखाबी इस्लाहात कर लेते हैं। ये काम होने वाला नहीं है और होगा भी नहीं। साथ एक मिसट्रस्ट की ये बात जो ये करते हैं वो भी मौजूद है और प्रायोरिटी का इशू तो मौजूद है। अब जरा इसको एड्रेस कर दें, क्या कहेंगे? देखें बात यह है कि ये ज़ियाउल हक मरहूम की गोद में सियासत आएँ, सियासत करें और उनकी पनीरियों के अंदर पल कर जो है वो 3 बार वज़ीर आज़म बने और फिर तो ये कहते हैं कि निज़ाम बहुत अच्छा है, फिर तो कभी धांधली नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने तो कभी धांधली देखी ही नहीं। मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता, 2013 का आपको बता देता हूँ कि 2013 में आसिफ अली जरदारी ने कहा था ये आरओ इलेक्शन है और ऐसे आरओ मुझे मिल जाए तो मैं इंतखाबात नहीं हारूंगा। PMLN ने कहा सिंध में हमारे साथ धांधली हो गई। फजल रहमान ने कहा कि पूरे मुल्क में उनके साथ धांधली हो गई। 126 दिन का धरना हमने दिया साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए, 4 हलकों को खुलवाने के हवाले से। हमारे से बड़ी जदोजहद तो किसी ने नहीं की इस मुल्क के अंदर। ये तो जिस तरह इक़्तिदार में आते रहे हैं चोर दरवाज़ों के जरिए रातों को मुलाकातें करके, वो कोई ढकी छुपी चीज़ें तो नहीं है। वो कहते हैं ना याद माजी अदाब है यरब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी नुक्ता ये है कि हर इंतखाबात के बाद शोर मच जाता है कि धांधली हो गई, पोलिंग का अमला गायब हो गया, काउंटिंग लेट हो गई, इस किस्म की जो है वो तौजीहात पेश करना शुरू कर दी जाती हैं। अब 2018 की बात करते हैं तो 25 इंतखाबी उसदारियाँ ट्रिब्यूनल में दायर की गई, जिसमें से 13 PTI की थी, PMLN की तो 11 थी। 60 MNA पंजाब से इनके जीते हैं, 61 हमारे जीते हैं। 1 सीट की हमारी बढ़तरी है इनसे पंजाब में MNAs के लिहाज से। फिर कहाँ पर धांधली हो गई? ये अपने असल इशू की तरफ जाएं कि ये कंटेन होकर GT रोड की सेंट्रल पंजाब की पार्टी रह गए हैं, महदूद हो गए हैं। इनको लोगों ने KPK से मैंडेट नहीं दिया, सिंध से नहीं दिया, बलूचिस्तान से नहीं दिया। उस तरफ ये बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ अगर इनके भाषण सुनने बैठ जाएं तो हमें इस तरह बता रहे होते हैं कि इनसे पॉपुलर पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। अब असल नुक्ते की तरफ आ जाते हैं। इसी नुक्ते के ऊपर जरा बता दीजिएगा मियां साहब, जब जिस तरह आपने भी खुद कहा फारूक साहब, आपने कहा ये ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के, ठीक है आपने तारीखी हवाले दिए, जब आप ऐसे बात करेंगे साथ आप कहते हैं यार रिफॉर्म भी करने हैं, एक बात किस तरह आगे बढ़ेगी जब आप इन्हें बैड माउथ भी इतना कर रहे हैं? सर बड़ा करते हैं ना, 1 मिनट नहीं सर, करते हैं ना रिफॉर्म्स। देखें बात यह है कि जब ये कहते हैं कि हम धांधली से आए हैं या बाकी चीज़ें आए हैं तो पस मंज़र बयान करना ज़रूरी होता है। अच्छा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैंने आपको कहा, जो बुनियादी नुक्ता है कि धांधली कहते हैं, ये भी कह रहे हैं धांधली हो जाती है, शोर मचा रहे हैं, उसका हल क्या है? हल ये है कि हम बैठ के इंतखाबी इस्लाहात करें। इंतखाबी इस्लाहात में EVM भी शामिल है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मतलब ये नहीं है कि कोई कहता है जिसने देखी नहीं है वोटिंग मशीन, वो कह रहा है कि ये हैक हो जाएगी। भाई उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो स्टैंड लोन मशीन है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, उसमें कोई बंदा दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उसके अलावा उसके बैक एंड के ऊपर जो है वो एक पेपर स्लिप जनरेट हो रही है जो कि महफूज हो रही है एक डिब्बे के अंदर, जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर महफूज करेगा। अगर कोई काउंटर चेक करना चाहे तो उसको भी काउंट करके लेटर ऑन जो है वो चेक किया जा सकता है। ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो मिनिमाइज की जा रही है इसके अंदर। अब जिन्होंने सारी जिंदगी स्कूल मास्टर खुद भर्ती किए हों और उन्हीं मास्टरों के जरिए वो इलेक्शन करवाते रहे हों या उन्हीं टाउन म्यूनसिपैलिटी के वासा के मुलाजमीन से इलेक्शन करवाते हों, उनको जरा EVM हजम करना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी ये तो धांधली ज्यादा सिस्टम जो है कि पैदावार है, ये वही सिस्टम जो है वो इनको अच्छा लगता है। दूसरी बात है आई वोटिंग की, जो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको वोटिंग राइट देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें, उसमें उन्होंने फैसले में लिखा हुआ है कि इनको राइट दे। आई वोटिंग जो है वो नादरा सिस्टम बनाएगा। वही 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह इस साल
$28 बिलियन रेमिटेंसेस भेजेंगे। बिल्कुल, मैं $1 बिलियन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ये वो बुनियादी चीज, ठीक है, बुनियादी जिसके ऊपर आ जाता हूं, बिकॉज इसका रिबटल अब ये इन्होंने कहा, ये सारी उम्र उन्होंने और तरीके से इलेक्शन जीते और करवाए हैं। फारूक साहब ने बता दिया कि कोई ताल्लुक नहीं है ईवीएम का, इंटरनेट से वो हैक नहीं हो सकता। एक ब्रेक के बाद मियां साहब के पास भी आएंगे, मालिक अहमद खान साहब के पास, पलूशा खान साहब के पास। मलिक साहब, आप लोगों को टेक्नोलॉजी का नहीं पता तो पूछ लिया करें किसी से, इंटरनेट से ताल्लुक ही कोई नहीं है इसका, और वो स्लिप जनरेट होगी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इतनी टेक्नोलॉजी उन्होंने आपको समझा दी है, एग्री कर जाए, कुछ नहीं होगा। अच्छा देखिए, ये मुझे बड़ा ही इस बात पे मैंने कल भी किसी जगह कहा है, और मैं आई एम लिटरली थोड़ा सा मैं इस पे आई एम टेकन अबैक बाय दिस। नहीं, उसकी मोडस ऑपरेंडाई क्या होगी, ये झगड़ा नहीं है। अच्छा, आप मशीन रख दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रख दें, आप मैनुअल रख लें, आप लोगों से कराएं, किस तरह से भी करें, सवाल बदनीति का जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, एक तो गुफ्तार का झगड़ा तो था ही था, दूसरा बदनीति का सवाल क्या। यानी आज वी आर टॉकिंग इन, लेट्स से अभी हम जून में बैठे हैं और ये उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि टोटल ओवरहॉल करना चाह रहे हैं। जो इनकी 41 के करीब कल तरामीम का जिक्र है, मैंने वो उनकी पूरी प्रेस टॉक सुनी, टोटल 49 41 तो एग्री हुई थी। वो ऐसी बात कर रहे थे। अब ये करना क्या चाह रहे हैं कि एक ऐसे इलेक्शंस का जो कि पहले टेस्टेड नहीं है, उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसकी बुनियाद पर इनके पास कोई तजर्बा नहीं है। जिस पोलिंग स्टाफ पे कह रहे हैं कि टीचर इनके भर्ती किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो उनकी पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन के रोल पे आ जाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अगर कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है तो उसमें पहली बुनियादी रिक्वायरमेंट हुकूमत का, या जो मुतलका उस वक़्त केयर टेकर की भी हुकूमत है, उसको बिल्कुल उसके उस सिस्टम के अंदर से उसकी एक्सक्लूजन का सवाल है। उसके अगर आप ये तय नहीं कर पाते कि इलेक्शन कमीशन के वो इख्तियारात जो कि एक नॉर्मली हुकूमत के इख्तियारात होते हैं वो मुकम्मल तौर पर उसके पास हों, वो आपके रिफॉर्म के एजेंडे पे उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, एम्पावरमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, आप टेक्निकल बातों की तरफ जा रहे हैं कि हम ईवीएम रख देंगे, तो यहाँ पर अब किस लिए उसकी मुमासलत तलाश की जाती है कि जब आरटीएस का सिस्टम दिया गया पिछली गवर्नमेंट के अंदर, जब ये बात आई तो उस वक्त कुछ एक स्केप्टिकल वॉइसेस थी जो ये कह रही थी कि प्रॉबेबली शायद ये चोक हो जाएगा जब इतनी बड़ी एक्टिविटी इसके ऊपर आ रही होगी, तो ये इसकी जो रेसिपिएंट साइड होगी वो इसको इतने बड़े बोझ को उठा नहीं पाएगी। ठीक है, कोई मोबाइल से होते हैं ना, किसी पे बात होती है, बट बेसिकली बदनीति का एलिमेंट, ये बदनीति का एलिमेंट इसलिए है कि ना तो ये रिफॉर्म्स अगर ये दुरुस्त तरीके से आनी होती तो पहले क्या होता कि अगर आप बेशक इलेक्शन कमीशन के पास या वो कमेटी इंतखाबात के कानून के अंदर तरामीम लाने के लिए बेशक कौमी असम्बली की सतह पर या आपकी जितनी भी असम्बलियाँ हैं उनके साथ आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक ओरिएंटेशन, पहले एक नीति के साथ एक ओरिएंटेशन रखते कि दिस इज जो इसके मोडस ऑपरेंडाई होगा। वो मसला ये है ना, आप लोग वो बात अब हो नहीं सकती, इतनी तलखी है आपस में। मैं आपसे कह ये रहा हूँ ना कि क्योंकि ये जो चाह रहे हैं, ये चाह ये रहे हैं कि जैसे ये आरटीएस की बुनियाद पर पहला इनका सिलसिला चला, अब ईवीएम के चक्कर में फिर कोई नई धांधली का निज़ाम डाल दें और उसके बाद देखें। इसलिए हम कह रहे हैं कि अदम एतमाद है, नहीं पता वाली क्या बात है। मैं तो शायद फ़ारूक साहब को उतना नहीं पता होगा, मैं कहना नहीं चाहता, जितना तफसील के साथ उन सबको पता है जिनको डर है कि हम इसके विक्टिम हो सकते हैं। अच्छा, मैं फारूक साहब, एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप लोगों ने तलखी इतनी बढ़ा दी। अब देखिए, आज शौकत तरीन साहब, अब आपके कॉलीग भी हैं, वज़ीर ख़जाना है, शौकत तरीन साहब ने मईशत के हवाले से एक बात की, उसका रेफरेंडम मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ, जरा ये सुनिएगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी मैंने स्पिन किया था जब अपने वक्तों की, तो मेरे ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी लोगों से ठीक है, क्योंकि मैंने एनएफसी भी कराया था और उस वक्त भी कंसेंसस एनएफसी था। तो ये ज़रूरी है कि हमने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। तो मेरा तो ये जस्तजू होगी कि हम इसमें ये जो टेम्परेचर है इसको नीचे लेके जाएं। मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा, वेदर इट इज PMLN, पीपल्स पार्टी, बाकी जो क्रिटिकल पार्टीज हैं, कि हम चंद जो हमारी क्रिटिकल इकोनॉमिक इशूज हैं उस पर कंसेंसस क्रिएट करें, और उसमें उनको भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो भी यही कहते रहते हैं। चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर दी शौकत तरीन साहब ने, वो वज़ीर ख़जाना है इस हुकूमत के। जून 2019, 2 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की थी, जरा सुनिए। 71 साल बाद जनाब स्पीकर हम अपने होश के नाखून लें और कलेक्टिवली
और इस ऐवान में आयल की दोनों तरफ हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हम मिलकर प्लान करें। जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। फारूक साहब, जब ये बात हुई थी तो आपने कहा ये एनआरओ मांग रहे हैं और ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपके कोलीग्स ये कह रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, नहीं तो मईशत नहीं चलेगी। वजीर खजाना के बयानात सामने हैं कि भाई हमारा कोई हाल नहीं होगा अगले 4 सालों तक अगर यही हालात रहे। ग्रोथ के बड़े मेजर इश्यूज हैं। मुझे बताएं, ऐसे हालात में आप कहते नहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, यहाँ तो आप लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं कर सके, जो कि ज्यादा अहम जरूरत है इस मुल्क की। देखें, बात यह है कि जब हम इलेक्टोरल निज़ाम की बात करते हैं तो ये एक सादा सी बात नहीं है। ये वही इलेक्टोरल निज़ाम है, इंतखाबी निज़ाम है, जिसके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ मुंतखब होकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में आते हैं और उसी निज़ाम के ज़रिए इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात होकर जो लोग मुंतखब होते हैं, जिनको हुकूमत बनती है, वो फ़ैसला साजी करते हैं। तो लिहाजा इसको हम ये बात नहीं कह सकते कि ये कोई आम सी चीज़ है। ये पाकिस्तान की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ज़रिए से ये सारा प्रोसेस गुजरता है। क्विकली मलिक साहब की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने आरटीएस की बात की। देखें, आरटीएस था वेब बेस्ड सोल्यूशन था, उसके अंदर इंटरनेट इन्वॉल्व था, सर्वर्स इन्वॉल्व थे। ये मैं पहले बात बता चुका हूं कि ये एक स्टैंड लोन एक मशीन है जिसको आप ऑन करेंगे, बैटरी से भी ऑन कर सकते हैं, बिजली से भी ऑन कर सकते हैं, ये फंक्शनल करना शुरू कर देगी। ठीक है। इसके अलावा जो बात आप हो रही थी, आपकी जानिब से हुई बात चार्टर ऑफ मैशियत के हवाले से, मैं 2 सूरतें आपके सामने रख देता हूँ। आप अक्सर सवाल होता है कि हुकूमत ने टेम्परेचर कम करना है। मुझे आप ये बताएं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इन्होंने लिखा था कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होगा और 15वीं तरमीम के 2015 में 21वीं तरमीम के मौका पर नवाज शरीफ ने भी कहा कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट करना है। फिर आज से साल पहले एहसन इकबाल ने कहा। तो जब हमने बात की सेनेट इंतखाबात में तो ये पीछे भाग गए, छुपना शुरू हो गए। ठीक है। इसी तरीके से अभी पीडीएम में क्या हुआ? पीडीएम में हमने लड़ाई करवाई है, ये तो आपस में लड़ पड़े। अच्छा। इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर अदम इत्तेमाद इतना है, एक दूसरे पे इत्तेमाद नहीं है, तो फिर ये हमें क्यों मोर्ज़े इल्ज़ाम ठहराते हैं? क्योंकि इनका मसला ये है कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ठीक है। तो आपको लगता है ये चार्टर ऑफ जो है वो, आपको लगता है चार्टर ऑफ इकोनॉमी में मुंह से मीठे बने हुए? देखें, बात क्या है। ठीक नहीं सर, बात यह है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहाँ होगी? पार्लिमान के अंदर होगी। और हम इनको बार बार दावत दे चुके हैं कि पार्लिमान में आए, पार्लिमान को ताकत दें। यही बातें ये हमें कहते हैं पार्लियामेंट साहब। वो आप कहते हैं आप इन्हें चोर की रट लगाई रखते हैं ना, वो कहते हैं आपसे कैसे बात हो सकती है? सर बुनियादी सर गुजारिश सुन लेना। देखें, जहां तक तो केसेस का मामला है, एहतसाब के अमल का मामला है, इनसे पूछ लें क्या ये चाहते हैं, आज टीवी पे बता दें, क्या ये चाहते हैं कि एहतसाब के अमल को बंद कर दिया जाए? अच्छा, तो फिर बात मुझे पूछ लेने दें। या ये चाहते हैं कि एहतसाब का अमल चलता रहे, उसके अलावा भी बात हो सकती है। ठीक है। एक मुझे अलावा भी बात हो सकती है, इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है। सेनेटर साहब से पूछ लेते हैं। एक क्विक ब्रेक, मैं वापस आ रहा हूँ, हमारे साथ रहिएगा। अलबशा खान साहब, देखिए, वो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी बता दिया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का भी बता दिया, बात हो सकती है पार्लियामान में ही होनी है। और साथ उन्होंने कहा जी क्यों बार बार ये कहते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेट से, ना ये बैठेगी ना कुछ होगा, और इससे बल्कि काम दुरुस्त हो जाएगा, जो गिले शिकवे दूर ख़त्म हो जाएंगे। बैठ जाए हुकूमत के साथ, लेकिन लगता ये है कि हर एक की ईगो जो है उसको एक बड़ा तगड़ा किस्म का मसाज चाहिए, और वो मामला ठंडे करने के लिए। मेरे ख्याल में जहाँ कौमी मामलात आते हैं वहाँ हमने कभी ईगो नहीं दिखाई। और ईगो का जहाँ तक सवाल है, आपको याद होगा जब भारत ने मिसाइल फिट किए हुए थे पाकिस्तान की सरहदों पे, उस वक्त भी अगर ईगो किसी ने दिखाई तो वो इमरान खान साहब थे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो शायद पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग बुलाई थी, उसमें खान साहब शरीक नहीं हुए। बावजूद जो सुना है उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि उस वक्त भी वो जो है वो अपोजिशन के साथ ना बैठे। उससे ज्यादा अहम और संगीन मामला कोई और हो नहीं सकता जहां तक हम समझते हैं। वो एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट था। दूसरी बात मेरे ख्याल में जो फारूक हबीब साहब ने कहा है, वासा और स्कूल के मास्टर्स वाकई इस मुल्क में इलेक्टोरल इलेक्शन की जो फराइज हैं उन्हें भाते रहे।
और मेरे नजदीक वासा का कोई मुलाजिम हो या कोई स्कूल मास्टर, दोनों इंतहाई काबिल एहतराम है। उनको तहजीक का निशाना या उनकी जो ऑक्यूपेशन है या जो वो काम कर रहे हैं उसको तहजीक का निशाना बनाने का किसी को हक नहीं। अगर वो अपनी ड्यूटियों के अलावा इस मुल्क में इलेक्शन के फराइज सर अंजाम देते रहे हैं तो उसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ठीक है। और उनका एहतराम जो है वो हम सब पे ला, लिहाजा मैं इस बात को, अगर ये कभी हुआ है हमारे भी दौरे हुकूमत में, तो इसको बहुत फख्र से ओन करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक ये टेक्नोलॉजी है जो इनके पास है, जो हमें समझ नहीं आती, जो इन्होंने कहा इनको समझ नहीं आती, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी अकल नहीं है कि हम समंदर से गैस निकाल सकें। हमारे पास ऐसी अकल नहीं है कि हम मुल्क में 12 मौसमों की शनाख्त कर सकें। हम लाइट की स्पीड से जो है, स्पीड की लाइट से ट्रेनें नहीं चला सकते। हम जो है चूजों, कट्टों और शहद की मक्खियों और मुर्गियों की माशियत नहीं जानते। हम इस किस्म की जो इनके पास एक समझ अकल है, और जो वजीर आज़म हमारे आइंस्टाइन साहब हैं, वो हमारे लीडरान नहीं, मतलब ये मामला कहीं नहीं जाएगा, नहीं आती। और ऐसी मशीन तो चले मान ली कि जिसमें टेम्परिंग नहीं हो सकेगी, लेकिन ये बताइए जहाँ प्रिजाइडिंग अफसर ही उठा लिए जाएं, वहां मशीन बेचारी क्या करेगी? राइट। पीडीएम टूट गई, मैं ये भी इनकी बात सच मानती हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीडीएम टूट गई और अफसोस है कि टूट गई, लेकिन ये तो बताइए कि पीडीएम टूटने का हुकूमत को क्या फायदा? ठीक है। पीडीएम टूट गई, पीडीएम तबाह हो गई, मगर फिर भी पीटीआई आज शायद छठा इलेक्शन है जो तवातर से हार। ठीक है। ठीक है परवेशा बीबी, बहुत माजरत, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। एक रिस्पांस फरूक साहब ले लें आपकी, वो जो उन्होंने गिनवा दिए अंडे कट्टे और पता नहीं क्या क्या, कहते हैं वो वाला दिमाग हमारे पास वाकई नहीं है, इसीलिए हमें समझ नहीं आता। तो वो मसला वही है, वो कहते हैं, और साथ ईवीएम जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरों को तो नहीं उठवाने से रोक सकेगी। सर बात इनकी ठीक है, इनके पास बिल्कुल इस किस्म का कोई दिमाग नहीं है। इनके पास तो दिमाग है कि जाली अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, 14 अरब रुपए की गंदम जो है वो खुद चोरी करके चूहों के ऊपर कैसे डालनी है, कराची को कूड़े का ढेर कैसे बनाना है। ठीक है। और वो एक अदालत ने कहा था डाइन भी साथ घर छोड़ देती है कि अरबों रुपए कैसे खाने हैं, और अयान अलियों के जरिए पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करने हैं, रोशन सिंध के नाम के ऊपर करप्शन कैसे करनी है, ओमनी ग्रुप को 11 शुगर मिले कैसे लगा के देनी है, खाना के नाम के ऊपर जो तोहफे मिले उनकी लूटमार कैसे करनी है, उसमें इनका। ठीक है फरूक साहब, वक्त खत्म। खान साहब, मलिक अहमद खान साहब, इन हालात के अंदर अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ऑर्डिनेंस के जरिए आप रिफॉर्म्स ले आए, लेकिन कम से कम कोई कलेक्टिव विजडम नजर नहीं आएगा आपको, और कोई पार्लियामान के अंदर इस माहौल में जो कि आपको नजर आ रहा है जहां इतने एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हो, कभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह कंसेंसस हो पाएगा। खुदा करे हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।